नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी टकरावर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे चैप्टर 1 इस जल प्रलय में, यानी कि जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जल प्रलय यानी कि जल की अधिकता के कारण जो नुकसान या प्रलय हुआ से संबंधित इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जो हमें जल प्रलय के बारे में बताएंगे। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। यानी कि देखो, यहाँ पे लेखक कहते हैं, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हमें बता रहे हैं कि जल प्रलय के कारण जो स्थिति बनी है वो उससे परिचय वो हमारा करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहां से पश्चिम, पूरब और दक्षिण तीनों दिशाओं से कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, ये नदियों के नाम है। कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, इन चारों नदियों से जो पानी आता है बहकर बाढ़ से, उनकी वजह से आसपास जो भी प्राणी समूह है वो उनके गांव में आकर पनाह लेते हैं। यानी कि ये चार नदियां जो हैं इनमें बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण जो प्राणी, पशु या जो भी है वो सब बचने के लिए इनके गांव में आके पनाह लेते हैं, यानी शरण लेते हैं। तो उसका अंदाजा ये कैसे लगाते हैं कि सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों में विशाल सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरे, हजारों झुंड मुंड लोगों को देखकर इनको बाढ़ की भयानकता का अंदाज लग जाता है कि कितनी भयानक बाढ़ इन चारों नदियों में आई है। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। यानी कि जो लेखक है वो क्या कहते हैं, प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मैं भी गांव की तरह ही अधिकांश लोगों की तरह तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से ही मैं स्काउट बॉय, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित, जो पानी के कारण से बाढ़ पीड़ित लोग जो उनके गांव में आ जाते थे उनके लिए काम करता रहा हूं। और उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई करते हुए बाढ़ के ऊपर एक लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार भी पाया था। धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के रूप में प्रस्तुत भी उन्होंने किया था। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। यानी कि इन्होंने बाढ़ के ऊपर बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कौन से गांव में रहते थे कि जहां पे दूसरे लोग आके शरण लेते थे, तो इनको उस अनुभव का एहसास कभी नहीं हुआ, यानी कि बाढ़ का एहसास इनको कभी नहीं हुआ। तो क्योंकि इनके गांव में बाढ़ नहीं आती थी। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। तो बाढ़ का अनुभव इनको कब हुआ, जब 1967 में ये
पटना शहर में 18 घंटे लगातार पानी गिरने से कुछ निचले बस्ती राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में पानी घुस आया था। यानी कि जब ये गांव में रहते थे तब इनको बाढ़ का एहसास नहीं हुआ, लेकिन पटना शहर में जब ये रहते थे तब 18 घंटे लगातार पानी गिरने के कारण से कुछ निचली बस्ती में पानी घुस आया था, जिसकी वजह से इनको बाढ़ का एहसास हुआ। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा, यानी कि ये भी उसमें फंस गए थे। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। यानी कि जब भी बाढ़ को इन्होंने देखा तो शहरी आदमी की हैसियत से ही इन्होंने उसको महसूस किया है, गांव की हैसियत से इन्होंने उसको महसूस नहीं किया है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कॉम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि जब पटना शहर में वो बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भरने लगा, तब इन्होंने क्या करा कि उससे छाती भर पानी भर गया था, तो उस कंडीशन में ये क्या करा कि ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, ऐसे सामान लेके ये बैठ गए और प्रतीक्षा करने लग गए। घर में जाके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब बाढ़ का पानी कम और बाढ़ समाप्त हो। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो इन्होंने कहा चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। रिक्शे वाले से इन्होंने कहा कि हम कॉफी हाउस चलेंगे, देखेंगे कि पानी कैसे घुस गया। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। धन्य है। यानी कि जो मेरी वजह से कभी बोर नहीं होते थे, ऐसे उनके कवि मित्र भी साथ में थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इन्होंने रास्ते में देखा, ये भी रिक्शे से जा रहे थे और लोगों को देखा इन्होंने, कोई मोटरसाइकिल से, कोई स्कूटर से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से, इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने हिसाब से पानी देखने के लिए जा रहे थे। और जाने वाले लोगों के मन में या आपस में एक ही प्रकार की बातचीत थी, जुबान पर एक ही बातचीत थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। फिर इन्होंने देखा, देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह गया। तो जो देखकर लोग आ रहे थे, पानी देखकर लोग जो वापस आ रहे थे, वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि फ्रेजर रोड पे आ गया, श्री कृष्णपुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी डूब गई, बोरिंग रोड डूब गया, इंडस्ट्रियल एरिया कहीं दिखाई नहीं देता है, भट्टाचार्य रोड पे भी पानी आ गया होगा, अब तो छाती भर पानी था, विमेंस कॉलेज के पास भी डूब गया होगा। और इस प्रकार की बातें जो आते हुए व्यक्ति थे वो कर रहे थे। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो हम भी जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में पानी की लहर हमें या पानी की किनारा हमें दिख रहा था
और तेजी से वो हमारी ओर सरकता जा रहा था। मैंने आचार्य जी से कहा, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, मृत्यु के रूप में वो तरल दूत हमें यहीं से दिखाई दे रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कवि कहते हैं, आतंक के रूप में मेरे डर के कारण दोनों हाथ जुड़ गए और मैं भगवान से प्रणाम करते हुए कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले तो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि मुझे डर लगने लगा। रिक्शा वाला बोला, साहब और आगे चलें। तो मैंने कहा, नहीं, अब नहीं जाना है, अपन यही ठीक है। इतने में बहुत सारे लोग वहां जो खड़े थे वो बोले, अब ज्यादा आगे मत जाओ वरना फिर लौटना मुश्किल हो जाएगा। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। यानी कि हमने रिक्शा मोड़ा और वहां से निकले तो अप्सरा सिनेमा हॉल होते हुए हम जब आगे बढ़ते गए तो हमें देखा कि पैलेस होटल, इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने भी पानी भर गया था। विज्ञापन जो रोड किनारे लगे रहते हैं उनकी परछाई पानी में दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे सांप दौड़ रहे हों। रेलिंग के सहारे सहारे बहुत सारे लोग खड़े थे जो सभी पानी का भयानक नजारा देख रहे थे। इतने लोग खड़े थे कि जैसे दशहरा के दिन रामलीला मैदान में राम के रथ की प्रतीक्षा लोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लोगों की भीड़ हमें दिख रही थी। जो कुछ स्मृतियां रोड के किनारे थी वो धीरे धीरे गायब होती दिख रही थी। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। यानी कि हरियाली भी, जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो भी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ते जा रहे थे। ये हमारा अनुभव एक नया था। इस बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई। जब दानापुर डूब रहा था तो पटिनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। यानी कि एक गंवार मुस्टंड व्यक्ति जोर जोर से बोल पड़ा, दानापुर डूब रहा था तब कोई देखने नहीं गया, अब डूबो आप भी, अब देखो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। हमने आचार्य जी से कहा कि यह वह आम आदमी है जिसकी खोज हर जगह होती रहती है, या किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में हम इसको खोजते रहते हैं। उसके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। यानी कि उसमें उसका ये कहना था कि जब हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी तब तो कोई देखने नहीं आया था, अब आपके यहाँ आई है तो सब देखने आए हैं, तो अब आप भी देख लीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। यानी कि 7:30 बज चुके थे शाम के। आकाशवाणी केंद्र पटना से समाचार प्रसारित होने वाला था, जो कि लोग सुनने के लिए बेताब थे या खड़े होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। आकाशवाणी से कहा गया कि पानी हमारे स्टूडियो के सीढ़ियों तक पहुंच गया और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे।
बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। समाचार तो बहुत भयानक था, लेकिन उससे हम डर भी गए। लेकिन कुछ समय बाद वापस से संभले और हमने देखा हमारे आसपास कोई भी परेशान नहीं है। सब उस बाढ़ के पानी को देख के आनंदित हो रहे हैं, तो वापस हंस खुश बोल रहे थे। तो हमें उसका वापस ज्यादा चिंता नहीं हुई। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ थी। दुकानों में जरूर हड़बड़ थी, क्योंकि नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। नीचे पानी घुसने के कारण नीचे जो रखे सामान थे वो उनको व्यवस्थित रखने के लिए ऊपर रखा जा रहा था। इस प्रकार से वहां पे दुकानों में हड़बड़ मची हुई थी। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे, यानी कि अगर जगह नहीं होती तो उनको कहीं और ले जाने के लिए कोशिश करी जा रही थी। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट को कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी बिक्री उन्होंने दुकान वालों ने बिक्री वगैरह बंद करके वो कोशिश कर रहे थे कि सामान को व्यवस्थित करें। तो उनकी दुकान बंद हो गई थी, लेकिन जब लोग घूमने निकले तो पान वगैरह इत्यादि दुकानें एक प्रकार से चल निकली थी। फिर किसी के मन में कोई बहुत बड़ा भय नहीं था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। यानी कि वहां पे जो लोग खड़े थे उनमें से सबसे ज्यादा चिंतित हम ही लग रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर हम ज्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे तो ये सारे लोग हमको देख के हंसने लग जाएंगे। जरा इस बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाए। चलो गोलघर के मुंह पर ताश की गुड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। यानी कि हम देख रहे थे कि हमें भी कहीं कहीं चुपचाप जाके बैठ जाना चाहिए। धनुष कोटि की तरह पटना भी कहीं पानी में डूब नहीं जाए। तो हमें गोल घर जाके या अपने घर जाके बैठ जाना चाहिए, या किसी ऊंची बिल्डिंग यानी कि बिस्कोनमान बिल्डिंग की छत पे जाके हमें बैठ जाना चाहिए। इनकम टैक्स वालों को भी इसी समय पे छापा लगाना चाहिए ताकि सारा धन सामने आ जाए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। राजेंद्र नगर चौराहे पे हमने देखा मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं ऐसी बिछी हुई थी। तो सोचा एक सप्ताह की खुराक साथ ही ले लें, यानी कि पत्र पत्रिकाएं अपन खरीद लें तो एक सप्ताह तक की खरीद लें, फिर घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। क्या क्या ले लूं? हैंडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब? क्या लूं? कंफ्यूजन हो रहा था। मैगजीन लूं या फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें लूं या योग सिखाने वाली किताबें लूं, यह सब मैं विचार कर रहा था। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। मैं सब ये विचार ही कर रहा था, किताबें इधर से उधर देख रहा था, इतने में दुकानदार मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फिर हमने कुछ हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं ले ली और हम वहां से लौट गए। मित्र से भी अब विदा ले ली और मित्र से बोला, पता नहीं कब कल कितना पानी होगा, कौन कितने पानी में होगा, जो कम पानी में होगा वो दूसरे फंसे हुए मित्र से सूद लेगा, यानी कि उससे उसके हालचाल पूछेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जैसे हम फ्लैट पे पहुंचे हमने देखा जनसंपर्क कार्यालय से गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई हमारे राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों ओर बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती थी।
हमारे क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे चारों ओर बड़ी इमारतों से आवाज टकराकर आपस में गूंजती थी। 4 बार प्रतिध्वनित होती थी, यानी 4 बार गूंजती थी। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती हैं। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। यानी कि कोई भी लॉटरी या सिनेमा की गाड़ी हमारे यहाँ पहुँचती है तो वो एक बार पुकार कर रुक जाती है, भाइयों। फिर हमें आवाज गूंजती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाव उठाता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मोरे मितवा रे। यानी कि एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो रात के सन्नाटे में अक्सर सवारी पहुंचा के जब भी यहाँ से गुजरता है वो यहाँ पे गुनगुनाता है, सुन सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा रे। तो बहुत अच्छा लगता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। लाउड स्पीकर की गाड़ी आवाज लगा रही थी कि रात को 12 बजे हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में भी पानी घुस जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, यानी कि वापस से हमें उसकी आवाजें गूंज रही थी। मैंने गृह स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? यानी कि मैंने अपने घरवाली से पूछा, गैस का कैसा हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। यानी कि सिलेंडर में मीटर नहीं होने से पता नहीं चलता है कि कितनी और बची है, लेकिन अंदाजा है कि 1 या 2 दिन चल जाएगा। तो मैंने पूछा, कोयला है, स्टोव है? वो बोले मगर केरोसिन एक ही बोतल है, कि स्टोव भी है, कोयला भी है, लेकिन केरोसिन 1 ही लीटर है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा तो वो कहते हैं कि बाढ़ का भी इसी प्रकार का हाल है, पता नहीं कब आ धमके। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, हमारा कमरा धुएं से भर गया। तो सभी जो नीचे की दुकानें थे वो सामान हटाने लग गए। फिर मेरे नीचे जो दुकानदार था उसने पता नहीं बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर रखा था, जो बाहर निकाल कर उसमें आग लगा दी, जिससे मेरा कमरा पूरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मोहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। क्योंकि बाढ़ का माहौल था इसलिए नींद नहीं आ रही थी, और रात को मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर की आवाजें सुनूं, तो ऐसा लग रहा था जैसे रात 1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर भी आ जाएगा। सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोस्ट की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत, नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। सोने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कुछ लिखूं, लेकिन फिर सोचूं कि क्या लिखूं, कविता का शीर्षक लिखूं कि बाढ़, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में पुरानी यादें मुझे याद आने लग गई और सारे चित्र बनकर मेरी आंखों के सामने आने लग गए। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि
तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार एक या पनाह सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाते हैं, की दवा दिया सिलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीजें से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। यानी कि हमने सोचा वो पुरानी यादें हमारे सामने आने लग गई जब मैं अपने गुरुजी के साथ नाव में 1947 के एक दृश्य की बाढ़ पीड़ित एरियो में हम सहयोग कर रहे थे और नाव से हम सफर कर रहे थे। तो हमने एक ऊंचा टापू देखा और वहां हम जाने के लिए तैयार हो गए। तब गुरुजी ने कहा कि दिया सलाई और डिबिया किरोसिन ले लो ताकि लोगों को उसकी सहायता जरूरत लगे। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ कि खाने पीने की चीजें से पहले लोग हमसे दिया सलाई और डिबिया केरोसिन मांगने लग गए। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। फिर दूसरा दृश्य मेरे सामने आने लगा। 1949 में हम महानंदा की बाढ़ से घिरे लोगों की सहायता के लिए एक गांव में पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूं न नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को सुलझाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, घरनी पर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ धिगिड़ धिगड़ चचेक चकेक चक धूम, चकेक चक धूम, चकेक चक धूम। ऐसे दृश्य हमारे आंखों के सामने आने लग गए। यानी कि हम एक बार बाहर से गिरे लोगों को नाव से इधर उधर लेने के लिए गए थे। तो हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी थे और जब हम नाव से मरीजों को, नाव से बीमारों को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे थे तो इतने में एक व्यक्ति के साथ में उसका कुत्ता भी आ गया। कुत्ते से डॉक्टर साहब डर गए। उन्होंने मना करा कुत्ते को नहीं ले जाना, तो मना करने के कारण से वो व्यक्ति और उसका कुत्ता दोनों उतर गए। जब कुत्ता और व्यक्ति उतर गए तो उसके साथ वाले व्यक्ति भी उतर गए कि जब हमारा व्यक्ति नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इस प्रकार की बातें होने लगी। फिर हम दूसरा दृश्य सामने आता है। फिर हम एक जगह बाहर से गिरे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए गए। हमें वहां पता चला था कि वो लोग बहुत दिनों तक चूहों वगैरह को मार के खा रहे हैं, चूहों मछलियों को मारकर खा रहे हैं। तो हम वहां जब खाना पहुंचाने पहुंचे तो वहां का हमें नजारा देखा कि वहां पे लोग एक स्टेज बना के ढोल मजीरों की आवाज के साथ में नृत्य कर रहे थे और मनोरंजन कर रहे थे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? यानी कि हम जो खाना वगैरह ले गए थे उससे बांट कर भी हम उन्हें उतनी हंसी नहीं दे सकते जितना वो एंजॉयमेंट कर रहे थे। शास्त्री जी आप कहाँ हैं?
बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यानी कि पुरानी याद को देखते हुए मुझे मेरे शास्त्री दोस्त भोला शास्त्री की याद आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव में लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। यानी कि मुझे एक पुरानी बात याद आ गई 1937 की, जहां पर नाव के लिए लड़ाई हो गई थी। नाव की कमी के कारण वहां पे लोग केले के जो मेन नीचे का पौधा रहता है बड़ा भाग, उसका उपयोग नाव की तरह कर अपना काम चला रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ झिंझीर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। लोग परेशान हो रहे थे और गांव के जमींदार लोगों के बेटे नाव पर बैठकर झिंझीर बजाते हुए बाहर घूमने निकले थे, तो कुछ नौजवानों ने उनकी नाव छीन ली और मारपीट भी हुई। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अंदाज से नेस्केफ के पाउडर को मंथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोगी से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, होजी होजी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां, पत्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। यानी कि 1967 की एक कहानी याद आ गई, पुरानी बात याद आ गई, जिसमें बाढ़ के समय में हम सब अपने घरों में थे, छतों पर थे। उसी कंडीशन में एक वहां पे एक नाव गुजरती है। नाव में कुछ युवक युवतियां सजे धज कर बैठे हुए थे। एक युवती कॉफी बना रही थी, एक युवती बुक पढ़ रही थी, एक लड़का कुछ उसको देखते हुए बोल रहा था, गाना चल रहा था और एक लड़का नाव चला रहा था। इस प्रकार की पोजीशन लिए वो हमारे घरों के बाहर से निकले, तो हमारे यहाँ खड़े आसपास सभी और के लड़कों ने उन्हें देख के सीटियां बजाते हुए या आवाज लगाते हुए उन पर जोर जोर से चिल्लाने लग गए। और चिल्लाने की आवाज हमारे यहाँ गूंज गूंज कर आती, तो और भी नजारा अलग होने लगा। उन फुहड़ युवकों को सारी टेक्स बीस निज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। यानी कि जो लड़कों ने सीटियां वगैरह बजाई उनकी वजह से उनके सारे मनोरंजन छूमंतर हो गए और उनके हाव भाव बदल गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मंझदार होशियार। यानी कि जो नाव चलाने वाला था केवल वही दमदारी के साथ मुखर था और अपने हाल में मस्त था। काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो हैं, उहू न आ रहलो हैं।
वो अपनी भाषा में बोल रहा था। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया है अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया। अब रात के 2:30 बज गए थे लेकिन अभी तक पानी हमारा बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर में नहीं आया था। और ये सारी बातें मुझे याद आ रही थी और याद आते आते रात की 2:30 बज गई। मुझे ऐसा लगा बाढ़ का पानी कहीं अटक गया है या जहां आना था वहां आकर रुक गया है अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। या जो इंजीनियर उनको तटबंध पर पानी रोकने की कोशिश कर रहे थे या तो उनकी जीत हो गई या कोई देवी यानी कि देवताओं का चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप, यानी कि चारों ब्लॉकों में कोई भी सोया नहीं है या सो रहा है उठ रहा है, ऐसा सभी चिंतित हैं। और किसी की फ्लैट की लाइट जल रही है, किसी की बंद हो रही है, ये सारी स्थिति बन रही है। कुत्ते भी अपने भाषा में चिल्ला रहे हैं, कोई उनको चुप कर रहा है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आ गई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनोती जो, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। यानी मुझे अचानक मेरे कुछ ऐसे मित्र की याद आ गई जो निचली बस्तियों में रह रहे थे जहां ऑलरेडी पानी घुस चुका था। तो मैंने सोचा उनकी कुशल क्षेम जानूं, तो उनके हालचाल जानने के लिए मैंने टेलीफोन बूथ से टेलीफोन लगाया, लेकिन किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आई। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए। कुछ भी लिखना संभव नहीं है और क्या जरूरी है कि कुछ लिखूं, लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहो गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। यानी कि बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदलते हुए सोचा कुछ लिखूं, लेकिन फिर सोचा क्या लिखूं, लिखना जरूरी तो नहीं है। फिर पुरानी यादें, ऐसा सोचते सोचते पुरानी यादें वापस से याद आने लग गई। पिछले साल अगस्त की एक बात याद आ गई जिसमें नरपतगंज थाना चक्कर गांव में छाती पर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसव हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड। यानी कि सोचा कि अब मैं पुरानी कोई बातें याद न करते हुए आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करूं या सफेद भेड़ों के झुंड देखने की कोशिश करूं। किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। तो कोशिश करता हूँ कि उजले भेड़ देखने की, लेकिन उजले भेड़ अचानक काले काले दिखने लग जाते हैं। आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और उजले उजले भेड़ भूरे भूरे या काले काले ही दिखते हैं और उनका रंग गेहुआ हो जाता है। ओई खादो ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रही है पनिया, पानी आ गेलो
हो राम सिंगार, हो मोहन रामचंद्र, अरे हो। यानी कि ऐसे सोचते सोचते मुझे आंख लग गई और पता ही नहीं चला क्या समय हो गया। इतने में मेरे पत्नी ने मुझे उठाया, उठो 5:30 बज गए हैं, पानी आ गया है। बाहर सब चिल्ला रहे हैं, राम सिंगार और सभी चिल्ला रहे हैं कि पानी आ गया है। मोहन जी आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। आंखें मुंह मसलते हुए उठा और देखा, पश्चिम की ओर थाना से के सामने से मोटी डोरी लिए, मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिमी दक्षिणी कोने पर दिन भर अतिथिशाला से, और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है वहाँ, मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। यानी कि अब पानी उनके राजेंद्र नगर में घुसने के लिए तैयार था या घुस गया था। तो पहले वो पुलिस चौकी के ओर ब्लॉक नंबर 1 में घुसा, फिर नीचे सेठ जी की दुकान के साइड में लहरें आ गई। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कल रव, चीख पुकार और पानी का कलखल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। यानी कि अब पानी धीरे धीरे चढ़ता हुआ हमारे नगर में घुस गया है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया है, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है! सोन का पानी है नहीं, गंगा जी का है। आ गेलो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। तार के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अब यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। तो लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कि बाढ़ तो मैं बचपन से देखते आया हूँ, और लेकिन इस प्रकार से पानी को क्रमशः मेरे पास में धीरे धीरे डूबते हुए या बढ़ते हुए नहीं देखा है मैंने। मेरे पास कैमरा या रिकॉर्डर वगैरह कुछ होता तो मैं उसको कैद कर लेता, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। यानी कि देखो यहाँ पे लेखक ने पूरे पाठ में हमें बाढ़ से परिचय करवाया। इन बाढ़ की आने पर किस स्थिति में विनाश होता है, किस प्रकार से पानी बढ़ रहा था, कैसे उनको घबराहट हो रही थी, चारों ओर परेशानियां दिख रही थी, सब अपने अपने काम को समेट रहे थे या बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी सारी चीजों से लेखक ने हमें यहाँ पे अवगत करवाने की या आंखों देखा हाल हमें बताने की कोशिश करी है। ओके, धन्यवाद।